तो लास्ट लेक्चर में हमने रेन ड्रॉप्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था ना, रजिस्टिव फोर्स के बारे में डिस्कशन भी कर लिया था, तो ये एक्सप्रेशन आया था। अब आज के लेक्चर में इसका हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट वगैरह करके इसकी फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। ऑल्दो फाइनल वैल्यू जो आता है ये कॉन्सेप्ट जरूरी था हमारे लिए। फिर एक दो क्वेश्चन में ग्राफ के कराऊंगा और ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन एंड देन रिलेटिव मोशन, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है बुक्स में रिलेटिव मोशन काइनेमेटिक्स के साथ गिवन होता है, बट हम क्या करते हैं रिलेटिव मोशन प्रोजेक्टाइल के बाद पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल में भी रिलेटिव मोशन आता है। जनरली लोग उसको पढ़ाते नहीं, स्किप कर देते, बट वो बहुत ही अच्छा सेगमेंट है और एडवांस के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले दोनों मोशन कंप्लीट कर लेते हैं। कौन कौन सा? वन डायमेंशनल मोशन एंड टू डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन मतलब काइनेमेटिक्स एंड टू डायमेंशनल मोशन मतलब प्रोजेक्टाइल। फिर इनको रिलेटिव से कनेक्ट करेंगे। चलो ठीक है, तो पहले इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन ये इंपॉर्टेंट भी है, आगे भी कई बार काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान समझो क्या करना है। यहाँ पर क्या है dv और नीचे क्या है mg माइनस kv, इधर क्या है dt बाई m 0 से t लिमिट लगाई। अब एक बात लॉजिकली सोचो, ये mg माइनस v याद है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1 बाई x, तो 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। आपको पहले भी समझाया था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। तो अगर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर होगा। इसी तरह से log x का डिफरेंशिएशन क्या है 1 बाई x, तो 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। अब इस टर्म को ध्यान से देखो, हमने क्या किया mg माइनस kv को कुछ एज्यूम कर लिया। सपोज इट इज हमने ले लिया z, कुछ भी ले सकते हैं। अब इसे क्या करो v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो mg तो कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो गया। ये क्या बचेगा माइनस ऑफ k, और v का v के रिस्पेक्ट तो 1 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा dz बाई dv। क्लियर? तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ dz बाई k। क्लियर? ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv की जगह पर क्या है देखो माइनस dz बाई k, तो यहां पर रखा मैंने माइनस ऑफ dz बाई k अपॉन mg माइनस kv को क्या माना है आपने z, तो इंटू z आ गया। ठीक है, और लिमिट तो चली रही है, लिमिट को बाद में भी रख लेंगे इज इक्वल टू, तो वो 1 बाई m तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, मास है ना वो तो बॉडी का, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, और लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा 0 से t लिमिट रखेंगे तो t आएगा, तो यहाँ पर तो आ गया t। और कुछ रह तो नहीं गया अपना, नहीं सब परफेक्ट है। अब ध्यान से देखो इस चीज को, dz अपॉन z, क्या ये ऐसा है कि dx अपॉन x? मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x ऑफ dx, इसका इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन है ये 1 अपॉन x का, तो आप क्या बोलते हैं log x। ठीक उसी तरह से इसको देखो, देखो माइनस 1 बाई k तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसको देखो तो इसका इंटीग्रेशन इसके हिसाब से क्या होगा log x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ln z, और माइनस का 1 बाई k तो बाहर आ गया, लिमिट कहां से कहां तक 0 से v, और इधर क्या चल रहा है t बाई m। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब z की जगह पर क्या रखोगे आप, z को जो एज्यूम किया था वो रख दोगे, इसको उधर भेज देता हूं मैं, तो इधर हो जाएगा ln mg माइनस ऑफ kv लिमिट 0 से v इज इक्वल टू माइनस ऑफ kt बाई m। लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा ln mg माइनस kv माइनस ln और सिर्फ mg। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इंटीग्रेशन लिमिट कैसे सब्स्टिट्यूट किया है। सबसे पहले लिमिट किसकी रखेंगे v की, किसकी जगह पर रखेंगे वेरिएबल। इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या चीज है, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, k कांस्टेंट था, v वेरिएबल, तो वेरिएबल की जगह पे लिमिट रखी जाएगी। तो क्या आएगा mg माइनस kv, फिर अपर लिमिट रख दिया, फिर लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में v की जगह 0 रखोगे तो ये टर्म तो 0 होगी, तो सिर्फ क्या बचेगा mg, जो कि ये आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू दिस। आपको याद होगा log m माइनस log n क्या होता है log m बाय n। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, मैं इसको रफ करके लिमिट सब्स्टिट्यूट करके इसे फाइनल एक्सप्रेशन में लाता हूं। तो ये हो जाएगा ln mg माइनस kv अपॉन mg इज इक्वल टू माइनस ऑफ kt बाई m। ठीक है,
कैसे आया, जब आपको ये चीज़ समझ में आती होगी, अगर ln m/n मतलब दो कोई भी फंक्शन ऐसे डिवाइड में लिखे हों तो इसका वैल्यू होता है ln m माइनस ln m। ठीक है, ये आ गया। अब ln हटाओगे तो ये सारी चीज़ें e की पावर में चली जाएंगी, है ना। कुछ चीज़ें नई आपके लिए, बट थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से जब भी ऐसा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से ln हटाओगे तो राइट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो e की पावर में चला जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, mg माइनस kv बाय mg इज इक्वल टू e की पावर माइनस ऑफ kt बाय m। यहाँ से इस mg को डिवाइड कर दो, या फिर एक काम करो, डिवाइड मत करो, इसको इधर मल्टीप्लाई भेज दो, तो mg माइनस kv इज इक्वल टू mg इंटू ई की पावर माइनस kt बाई m। तो हमें तो v चाहिए, तो क्या हो जाएगा mg, इसको इधर बुलाओ और इसको इधर भेजो, mg माइनस mg ई की पावर माइनस ऑफ kt बाई m इज इक्वल टू kv। थोड़ा सा कैलकुलेटर है, बट कैलकुलेशन से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो फाइनली v का वैल्यू क्या हो गया, v इज इक्वल टू आ गया, mg कॉमन ले सकते हैं इस एक्सप्रेशन में से, तो आ जाएगा mg कॉमन ले लिया और ये वाला के डिवाइड में आ गया, तो बचा क्या, 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ kt बाई m। ये फाइनल रिजल्ट था। ठीक है, अब एक बात को समझो, आप पहले आप कैलकुलेशन देखो, कहीं कैलकुलेशन में तो नहीं फंस रहे हो, है ना। क्या किया हमने, इंटीग्रेट किया, लिमिट सब्स्टिट्यूट की, तो ये आ गया। फिर हमने क्या किया, इस ln को हटाया तो ये सब e की पावर में चला गया। तो यहाँ पर फिर mg को हर स्टेप में डिवाइड किया, तो सॉरी mg को इधर भेज दिया हमने, तो ये हो गया mg ई की पावर माइनस kt mg माइनस kv। फिर ये एक्सप्रेशन को पूरे को राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए और kv को राइट हैंड साइड में लेके आए, वो ये हो गया। फिर इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड से mg कॉमन लिया और ये k इधर भेज दिया, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया अपने को। ठीक है, अच्छा कुछ बातें आपको ध्यान रखनी, e की पावर 0 होता है 1, क्या ध्यान रखना है, e की पावर 0 क्या होगा 1, और e की पावर इंफिनिटी क्या होता है 0। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान समझना इस एक्सप्रेशन को, ये क्या है एक्सप्रेशन, ये किसी भी टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी है। कैसे पार्टिकल की वेलोसिटी, जो एयर रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। तो सोचो t इज इक्वल टू 0 पर, एट t इज इक्वल टू 0 उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए थी, खुद सोचो, 0 होनी चाहिए थी। प्रूफ करके देखते हैं 0 हो रही है। यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो ये चीज कितनी होगी 0। तो हमने जो सोचा वही आया। अगर हम बात करें t इज इक्वल टू, ध्यान समझना एक बात को, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम ले रहे हैं। अच्छा इनफाइनाइट टाइम कोई चीज तो नहीं होती, बट बहुत ज्यादा टाइम के बाद t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा 0। फाइनल वैल्यू क्या आएगी v का mg बाय k। अब अगर आपको याद हो कि यहां से बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल के आई, इसलिए इसको ध्यान समझिए इस सेकंड पॉइंट को। अगर आपको याद हो, हमने एक टर्मिनल वेलोसिटी बोली थी। टर्मिनल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती थी, जब पार्टिकल पे लगने वाला mg और उस पे लगने वाला ड्रैग फोर्स कौन सा kv दोनों बैलेंस हो जाएं, उसके बाद क्या होता था, देखो जब ड्रॉप गिरती थी रेन ड्रॉप, तो नीचे उस पर क्या लगता था mg, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट होती थी, और ऊपर क्या लगता था kv। स्टार्टिंग में kv का वैल्यू क्या होता था बहुत कम, बट जैसे जैसे स्पीड बढ़ती थी ये रेजिस्टिव फोर्स भी बढ़ता जाता था, तो धीरे धीरे उसके एक्सेलरेशन कम होता था। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पर mg और kv दोनों बैलेंस हो जाते थे, तो उसके बाद ये पार्टिकल या रेन ड्रॉप किस स्पीड से मूव करती थी, कांस्टेंट स्पीड से, और इसी कांस्टेंट स्पीड को हमने क्या बोला था, टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी के लिए क्या चीज बैलेंस होना चाहिए, mg और kv, मतलब नीचे जितना, देखो कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से कब गिरेगी, जैसे मैं बोलूँ एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, और मैं बोलूँ ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो आप बोलो कब हो सकता है ऐसा, जब इस पर कोई भी एक्सेलरेशन ना हो। कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से कब मूव करेगी, जब उस पर कोई भी एक्सेलरेशन ना हो। इसका मतलब दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो लॉजिकली सोचो, इस रेन ड्रॉप पे नीचे लग रहा था mg, ऊपर लग रहा था kv। कांस्टेंट स्पीड कब होगी, जब kv और mg इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूं mg इज इक्वल टू kv, और इस टाइम पर जो v आएगा वही टर्मिनल वेलोसिटी होगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या आया,
mg/k। क्लियर है, ये चीज समझ में आई। बट यहाँ से एक बात और आपके मन में डाउट लाना चाहिए कि सर एक बात बताओ, बाकी सब तो मैथमेटिकली तो समझ में आ गया, बट इसका मतलब रेन ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड इनफाइनाइट टाइम पे मिलेगी। मतलब रेन ड्रॉप गिरी और गिरते गिरते उसे बहुत टाइम हो गया, तब तक तो वो अर्थ पे आ जाएगी इनफाइनाइट टाइम में। एक्चुअली होता क्या है, इनफाइनाइट तो कोई टाइम होता नहीं है ना, लेकिन इसका ग्राफ, आप ध्यान समझिए, टफ कॉल है थोड़ा सा बट समझना पड़ेगा अपने को। इसका जो ग्राफ होता है ना, वो हमें इस चीज़ की फील देगा कि रियलिटी क्या है। फिर मैं आपको आपके सेल फोन की बैटरी से रिलेटेड एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आपको फील आएगी, है ना। तो आप ये नोट कर लो, फिर थोड़ा सा इसका ग्राफ के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। रियलिटी में इसका जो ग्राफ होता है ना, वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। किस तरह से प्लॉट करते हैं उसको, t और b। ये अभी के लिए याद रखो कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, बाकी आगे जब आएगा तो और डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। ये इसकी है टर्मिनल वेलोसिटी। तो आप देख पा रहे हो जब टाइम का वैल्यू इनफाइनाइट हो गया है तब, अच्छा ये ग्राफ कभी टच नहीं करेगा इसको, अभी बस ग्राफ याद कर लो, है ना, कोई बहुत ज्यादा हमारे लिए काम का नहीं है, बट ठीक है। इस तरह से आप ये समझ में आ रहा होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करने में कब अचीव होगा, जब ये टाइम कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इस तरह से टाइम भी आगे बढ़ता जाएगा और कब मिलेगा ये टर्मिनल वेलोसिटी, इनफाइनाइट टाइम पे जाके मिलेगा। लेकिन खुद सोचो, ये वैल्यू तो टर्मिनल वेलोसिटी से जरा सी कम है लगभग ये, बट ये वैल्यू तो एक फाइनाइट टाइम में मिल रही है। तो सोचो अगर टर्मिनल वेलोसिटी 10 है, 10, वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने में कितना टाइम लगेगा आपको, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। बट टर्मिनल वेलोसिटी से थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा सा कम अचीव करने में क्या एक फाइनाइट टाइम लगेगा। आप सोचो टर्मिनल वेलोसिटी 10 थी और आपको इसे अचीव करने में लग रहा था इनफाइनाइट टाइम, मतलब कोई बात नहीं, बट 9.9999 अगर एक फाइनाइट टाइम में हमें मिल जाएगा तो हम बोलेंगे ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी 10 थी, उसके आसपास की वेलोसिटी एक फिक्स टाइम में मिल गई, तो हम इसको टर्मिनल वेलोसिटी बोल देते हैं, ठीक है। 9.9999 10 बार 9 हो तो सोचो क्या लगभग 10 की बराबर होगी, तो इसी स्पीड को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ, ध्यान समझना, अब ये फील वाली बात है। ये ग्राफ क्यों कराया मैं बताता हूँ कि थोड़ा फील आए सब्जेक्ट का, रटने से काम नहीं चलेगा। इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल क्या है, स्टार्टिंग में ये ग्राफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे ग्राफ कम तेजी से बढ़ रहा है, और जब फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, फिक्स वैल्यू आ जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है, उसके लिए टाइम क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। इसी तरह से आपकी सेल फोन की बैटरी है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जब वो डिस्चार्ज हो कंप्लीटली, जैसे ही आप उसको लगाते हो ना, 0 से 10% होने में वो फटाक से चार्ज हो जाता है, और 90 से 99%, देखो 0 से 9% चार्ज होने में जो टाइम लगा ना, उसको कभी ऑब्जर्व करना, और 90 से 99 होने में जो टाइम लगा उसको ऑब्जर्व करना। स्टार्टिंग का टाइम कम होगा, जल्दी चार्ज होगा आपका सेल फोन, लेकिन लास्ट में, और 100% चार्ज होने में वो और भी 99 से 100% हो, कितना परसेंट रहा, 1 ही परसेंट चार्ज हो रहा है, बट उसमें वो काफ़ी टाइम लेता है। क्यों, क्योंकि रियलिटी में ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। रियलिटी में आपको सच बताऊं, 100% बैटरी कभी चार्ज होती ही नहीं। बैटरी क्या है, बैटरी भी एक तरह का कैपेसिटर है, ठीक है। ये चीज़ रेन ड्रॉप से कैसे कनेक्ट करती है मैं आपको बताऊंगा, जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे 12th में, तो आपको और फील आएगा, है ना। कैपेसिटर एक स्टोरेज डिवाइस है उसी तरह से। तो बेसिकली ऐसे जो जिनके ग्राफ ऐसे होंगे ना, इस तरह से, तो कैपेसिटर के चार्जिंग का ग्राफ भी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही आएगा 12th में जब आप पढ़ोगे। तो उस ग्राफ से मुझे समझ में आता है कि 100% कैपेसिटर को चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट। तो आपके मन में तो यार सर मोबाइल आज चार्ज करके लगा देते हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जब आएगी तब जाके वो कंप्लीटली चार्ज होगा, ऐसा नहीं। रियलिटी में क्या करते हैं, 100% तो इनफाइनाइट टाइम में होगा चार्ज, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, जहां पर 99.999% तो फाइनाइट टाइम में होगा ना, 1 घंटे 2 घंटे जो भी है, तो उस 99.99 को अप्रोक्सीमेट करके आपके सेल फोन में दिखा दे 100% चार्ज हो गई। बट रियलिटी में कोई भी कैपेसिटर, अगर आपसे कोई पूछे
कि कैपेसिटर को चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, देन योर आंसर विल बी इनफाइनाइट टाइम। कभी 100% कोई भी कैपेसिटर चार्ज होते ही नहीं। ठीक उसी तरह से रेन ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी आने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम। फैक्ट बात है, बट हम क्या करते हैं, इन टर्मिनल वेलोसिटी से थोड़ी कम वेलोसिटी को ही क्या मान लेते हैं कि ये टर्मिनल वेलोसिटी है, और क्योंकि वो एक फाइनाइट टाइम में अचीव हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट कर इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लो और 4-5 लाइनें इसके बारे में ढंग से नोट कर लेना। बाकी इसकी फील कहाँ लगेगी, 12th में जब कैपेसिटर आएगा। ठीक है, तो ग्राफ का एक रिवीजन क्वेश्चन करा देता हूँ, थोड़ा फील आ जाएगा आपको, है ना। इसी में सब कुछ कन्वर्ट कर देंगे। सपोज ये अपना वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा इसका बहुत सारे ग्राफ एक साथ कन्वर्ट करके सिखा देता हूं मैं, है ना, तो आपको फील भी आ जाएगी। ऑल्दो अपना चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया ये वाला, है ना। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करें। अब देखो, इसका मान लो मैंने स्पीड टाइम ग्राफ पूछा आपसे, तो आपको पता है कि वेलोसिटी यहाँ से देखो कांस्टेंट है, फिर डी एक्सेलरेट हो रही है, तो इसका स्पीड भी कम होगा, वेलोसिटी भी कम होगा। तो ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक तो सेम आएगा। बट हमें कॉन्सेप्चुअली एक बात पता है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है क्योंकि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, बट स्पीड नहीं हो सकती। तो जब भी वेलोसिटी और स्पीड में फर्क देखना हो ना, तो नेगेटिव रीजन में फर्क देखेगा, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो क्या होगा, जो पोर्शन नेगेटिव में दिख रहा है ना, वही पोर्शन उतना ही उसका मिरर इमेज पॉजिटिव में दिखा दो। तो देखो ये स्पीड टाइम ग्राफ बन गया। इसी का अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछूं, ध्यान समझना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। वेलोसिटी आपको कॉन्सेप्ट क्या समझिए, वेलोसिटी कॉन्सेप्ट सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो तो रिलेशन क्या हुआ, सिर्फ y इज इक्वल टू एम एक्स विच इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां तक कैसा आएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, बाकी ग्राफ भी बनाने, तो कितनी जल्दी बनेगा। यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी का स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या दिखाता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब पैराबोला आएगा डाउनवर्ड यहां तक। आगे यहां तक, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद पार्टिकल वहां देखो, पार्टिकल नीचे चला गया। अब सोचो इस पूरे मोशन में हो क्या रहा है, पार्टिकल पहले कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर एक्सेलरेशन इधर है, अभी तो स्टार्टिंग में कोई भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, फिर एक्सेलरेशन इधर आ गया, तो पार्टिकल की स्पीड धीरे धीरे कम हुई, जीरो हो गई, फिर पार्टिकल कहाँ जाने लगा, नेगेटिव रीजन है। मतलब ओरिजिन की सॉरी जहाँ से इनिशियली स्टार्ट हुआ था ना, जैसे पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, सॉरी कांस्टेंट है, पहले इधर जा रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम तक कांस्टेंट ही रही, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन लगने लगा उस पर, जो उसको डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो पार्टिकल की स्पीड धीरे धीरे जीरो हो गई, फिर पार्टिकल पलट के आया, टर्न होके आया और वो इधर की तरफ मूव करने लगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम हो रहा है। और अगर ये वैल्यू इक्वल रही तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां से ये इस तरह से अपना कौन सा ग्राफ हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम। अच्छा, अगर इसी की जगह डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछ लेता मैं आपसे, तो डिस्टेंस अपने को पता है, यहां से लेके यहां तक जैसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वैसे ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां से तो ग्राफ को ऐसे ही बना दूं, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए थोड़ा सा हो सकता है। और फिर क्या सिखाया था कि जहां से पार्टिकल रिटर्न हो लगे ना, तो जहां से पार्टिकल रिटर्न होता है वहीं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क आता है। तो क्या सिखाया था, जहां रिटर्न होने लगे वहां मिरर इमेज बना दो। तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी,
इस तरह से। ये आपका कौन सा ग्राफ बन गया, डिस्टेंस। अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछता तो देखो एक ही ग्राफ में सब कवर कर दिया हमने। स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन 0 है, मतलब यहाँ तक कुछ नहीं होगा। फिर एक्सेलरेशन कैसा है, यहाँ देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो सिंपली यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो भी नेगेटिव, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। तो ये सारे ग्राफ हो गए। स्पीड टाइम देख लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट टाइम देख लिया, डिस्टेंस टाइम देख लिया, एक्सेलरेशन टाइम देख लिया, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आई होप कि इंक्रीज हुआ होगा। तो आप एक बार फिर से जल्दी से क्वेश्चन पूरे रिवाइज कर लो, ग्राफ के कंप्लीट करो, क्योंकि आगे भी ग्राफ थोड़ा बहुत आएगा अपना प्रोजेक्टाइल में, ठीक है। चलो इसके आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।